क्लास है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स एंड यूजेस ऑफ ड्यू टू एंड ओइंग टू। दिस टू आर द फ्रेजेस, ड्यू टू एंड ओइंग टू। ओके, मैं इससे पहले ना एक दो छोटी छोटी बेसिक बातें आपको बता देता हूँ, जिससे कि कॉन्सेप्ट समझने से पहले जो फंडामेंटल है आप उसके लिए अपने को तैयार कर लें। मतलब जो कॉन्सेप्ट है ओइंग टू ड्यू टू, उससे पहले समझ लें। देखिए, ओइंग टू मीन्स बिकॉज ऑफ, मतलब ये बेसिक्स हैं जो मैं चाहता हूँ आपको पहले से पता हो। अगर नहीं पता है तो यहाँ से जान लेना, ठीक है। द ओइंग टू फ्रेज मीन्स बिकॉज ऑफ, इसका मतलब बिकॉज ऑफ हो गया, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, द वर्ब ओ, ये जो ओइंग है ना, हालांकि हम ओइंग का यूज एज अ मेन वर्ब नहीं करते कभी भी, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते अभी मैं समझा दूंगा, लेकिन एक चीज मैं और बता देता हूँ। द वर्ब ओ इज अ वर्ब, ओ इज अ वर्ब विच मीन्स टू हैव टू पे समथिंग टू समवन। ये जो वर्ब होती है ना ओ, जिससे ये ओइंग बना है, इसका मतलब होता है टू हैव टू पे समथिंग टू समवन, एक मीनिंग होता है। एक दूसरा इसका मतलब होता है टू बी बिकॉज ऑफ द हेल्प और इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। ये मैं अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं, मैंने ये बना दिया, मैंने ये मीनिंग डिसाइड कर दी। ये आप कोई भी अच्छी डिक्शनरी देखेंगे उसमें यही मिल जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, कोई रिजल्ट अभी कंक्लूजन पे मत पहुंचो। हाँ, वो कंक्लूजन पे तभी पहुंचना जब मैं कह दूं कि लेक्चर कंप्लीट। तब तक कोई कंक्लूजन पे मत पहुंचो, जब पूछा जाए तो बताना, बीच में सुनना। तो जो ओ वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू हैव टू पे समथिंग टू समवन, या इसका मतलब होता है टू बी बिकॉज ऑफ द हेल्प और इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। मैं फिर से बता देता हूँ, ये ऐसा नहीं कि मीनिंग्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अच्छी डिक्शनरी यूज करोगे सब में यही दे रखा होता है, ठीक है। तो आप डिक्शनरी से जान सकते हो कि भाई इसका मतलब ये होता है। अब ये बातें ना मैं एक एग्जाम्पल से आपको प्रूव कर देता हूँ। देखिए, हम ये मान लेते हैं कि ये जो मीनिंग है टू हैव टू पे समथिंग टू समवन, ये है मीनिंग ए इस वर्ब का, ओ वर्ब का। दूसरा इसका मीनिंग है ये मान लेते हैं हम है मीनिंग टू इस वर्ब का। अब एग्जांपल से समझना, पहले मैं ए मीनिंग को एक्सप्लेन कर देता हूं। ही ओज ₹500 टू मी। जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, ठीक है, यहां पे आ जाओ ध्यान से। ही ओज ₹500 टू मी, तो यहां पे हमने लिखा ही ओज ₹500 टू मी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ही हैज टू पे ₹500 टू मी। ये हो गया इसका मतलब। चलो, फिर एक इसका मतलब ये भी होता है टू बी बिकॉज ऑफ द हेल्प और इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। जैसे मैंने लिखा ही ओज दिस टाइटल he owes this title to me। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, he got this title और he won this title with the help of me, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मी जो हमने फ्रेज लिखी है, ये हाउ का रिप्लाई है, साफ नजर आ रहा होगा। अगर हम इसी को चाहें तो हटा के यहाँ पे बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ मी। ये यहां तक क्लियर कि जो ओ वर्ब होती है OWE, इसका एक तो मतलब हो गया टू हैव टू पे समथिंग टू समवन, दूसरा इसका मतलब हो गया टू बी बिकॉज ऑफ द हेल्प इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। असल में ये जो दूसरे वाला मीनिंग है ना इसका, ये वाला मीनिंग, ये हमें समझना पड़ेगा वहां पे ड्यू टू से रिलेट करके। तो ओ एक वर्ब होती है जिसके दो मीनिंग होते हैं, टू हैव टू पे समथिंग टू समवन और टू बी बिकॉज ऑफ द हेल्प और इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। ये जो दूसरा इसका मीनिंग होता है, यही हमें ड्यू टू से रिलेट करके आज समझना है, मतलब ठीक। एक दो छोटी छोटी बातें और बता देता हूं। ओइंग टू जो है, ये केवल एक प्रीपोजिशन फ्रेज है, मतलब ये केवल एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओइंग को हम एज अ वर्ब कभी नहीं यूज कर सकते, बिकॉज इट इज अ नॉन एक्शन वर्ब, इट इज अ स्टेट वर्ब। तो ये जो ओ होती है, ये नॉन एक्शन वर्ब होती है। नॉन एक्शन वर्ब होने की वजह से हम इसको कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज कर सकते, ध्यान रखना। एक दो छोटी बातें और बता देता हूं। जो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं, हम उनको एज अ मेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज कर पाते हैं, बट सम टाइम वी यूज देम एज पार्टिसिपल, हम उनको प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के तरीके से यूज कर लेते हैं। लेकिन जो ओ वर्ब है ना, हम इसको एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नहीं यूज कर पाते।
एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल हम इसे क्यों नहीं यूज कर पाते, देखिए मैं उसके पीछे का लॉजिक आपको समझा देता हूं। मैं इसको कंपेरेटिव स्टडी करके दो एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लैक कॉन्फिडेंस, ठीक है। दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा, आई ओ यू दिस टाइटल। अब देखिए लैक एंड ओ बोथ आर दी वर्ब्स ऑफ स्टेट, बोथ आर नॉन एक्शन वर्ब्स, दोनों नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं। इनमें से किसी का भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता, लैक का भी नहीं होता, ओ वर्ब का भी नहीं होता। लेकिन ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, आई लैक कॉन्फिडेंस, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं, आई एम लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई एम लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। अच्छा, अब ये जो हमने लैकिंग लिखा ना, ध्यान देना ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, ये लैकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है विच इज रेफरिंग टू द स्टेट ऑफ आई, ठीक है। लैक का मतलब होता है किसी चीज का नहीं होना, लैक करना मतलब किसी चीज का नहीं होना, उसका अब्सेंट होना। तो अगर मैं लिख रहा हूं आई एम लैकिंग, तो इसका मतलब मैं किसी चीज में मतलब अब्सेंस फील कर रहा हूं किसी चीज की। क्योंकि लैक स्टेट की वर्ब होती है और तुम लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा कि स्टेट की प्रेपोजिशन इन होती है, तो हम इन प्रेपोजिशन के साथ में उस स्टेट को जिसमें ये पर्सन लैक करता है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। सबको पता होगा कॉन्फिडेंस द नेम ऑफ आवर स्टेट, मेंटल स्टेट हमारी मोरल स्टेट का नाम जो होता है वो कॉन्फिडेंस होता है। तो हमने इस सेंटेंस को ऐसे लिख दिया, आई एम लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, और ये सही हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये लैक है वर्ब, हम इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते बिकॉज इट इज अ नॉन एक्शन वर्ब। लेकिन अगर हम इसको चाहें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा और हम इसको लिंकिंग और के बाद में यूज करेंगे एज अ कॉम्प्लीमेंट, तो ये डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट का होगा, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हम कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन इससे रिलेट करेंगे तो उसके लिए हमें प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी, स्टेट की प्रेपोजिशन इन होती है, तो वही हमने यहाँ पे इन लिख दी। यहां तक क्लियर है, यहां तक आगे चलो। अब इस सेंटेंस को लाओ ऐसे लिख के देखें, आई एम ओइंग यू दिस टाइटल, ठीक है। अब ये गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि जो यू है ना, ये स्टेट नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट था और ये स्टेट नहीं है, कॉन्फिडेंस द नेम ऑफ स्टेट, ठीक है। तो हम उसको रिलेट करने के लिए इन प्रेपोजिशन लिख लेंगे, लेकिन यू स्टेट नहीं है, हम इसके लिए प्रेपोजिशन नहीं लिख सकते, एक चीज। दूसरी बात, अगर हम ऐसे लिखा रहने दें आई एम ओइंग यू, तो हम इसको पार्टिसिपल नहीं मान सकते। पार्टिसिपल इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अगर हम इसे पार्टिसिपल मान लेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव मान लेंगे, तो ये जो एडजेक्टिव है ये डिस्क्राइब करेगा सब्जेक्ट को, क्योंकि इसको हमने लिंकिंग और के बाद यूज किया है। तो अगर ये आई प्रोनाउन का एडजेक्टिव है, तो ये जो यू प्रोनाउन हमने इसके साथ में लिख रखा है बिना किसी प्रेपोजिशन, बिना किसी कंजंक्शन का यूज किया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कभी पॉसिबल नहीं होता है। आप दूसरे तरीके से, मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ, अगर ये सब समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हमेशा ध्यान रखना जिन स्टेट वर्ब्स के साथ में हम दो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, स्टेट वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स, जो एक मिनट यहां छोड़ो, मैं यहां लिख देता हूं। जो स्टेटिव वर्ब्स दो ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होती हैं, उनके पार्टिसिपल्स नहीं बनते, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बनते, ये ध्यान रखना। स्टेटिव वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, मतलब टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप कोई मीनिंगफुल स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर पाओगे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना के। तो जो ओ होती है ना, ये हमारी स्टेट वर्ब होती है और उसके साथ में दो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। यहां देखो, ये यू ओ व्हाट दिस टाइटल, होम मी यू, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट यू हो गया, एक ऑब्जेक्ट दिस टाइटल हो गया, स्टेट वर्ब है। तो स्टेट वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स कांट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, छोटे से कॉन्सेप्ट, मतलब ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं लैंग्वेज के, जनरली लोग पढ़ते पढ़ाते नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अब आगे से ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो इससे आगे बढ़ते हैं अब। तो ये ओइंग की बातें ध्यान रखना कि ओइंग टू एक प्रेपोजिशन होती है, क्योंकि हम ओइंग का यूज एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल और एज अ मेन वर्ब दोनों तरीके से नहीं कर सकते। एज अ मेन वर्ब इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्ब स्टेट की होती है, इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, ठीक है। एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि जिन स्टेट वर्ब्स के साथ में दो ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं उनके प्रेजेंट पार्टिसिपल्स नहीं बनते, ठीक है। हम केवल उन्हीं स्टेट वर्ब्स के प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हैं जो मोनोट्रांसिटिव होते हैं, जिनके साथ सिंगल ऑब्जेक्ट यूज होता है। डन। और ये ओके, मीनिंग ध्यान रखना। अब आ जाते हैं ड्यू पे। अच्छा, ड्यू की क्या कहानी है, देखो ये जो ड्यू वर्ड है ना, मतलब जब हम ड्यू टू को एक साथ लिखते हैं तो इसका मतलब भी बिकॉज ऑफ होता है। ये ध्यान रखना, इसका मीनिंग की बात हो गई। ध्यान देना, ओइंग टू का भी यही मीनिंग था। ओइंग टू जो था उसका भी मीनिंग बिकॉज था, ठीक है, बिकॉज ऑफ। तो ओइंग टू और ड्यू टू दोनों के मीनिंग तो सेम है, फिर डिफरेंस कहाँ है जो हमें सीखने हैं, समझने हैं, जिसके लिए हमने ये क्लास रखी, देखो उस पर आते हैं धीरे धीरे।
सबसे पहले तो ये समझना है कि ड्यू वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टू बी डिजर्विंग या टू बी पेएबल। मतलब ये मीनिंग हो गया, एक हो गया ये मीनिंग, एक हो गया ये मीनिंग, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन इट्स सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। अब इसका मीनिंग टू बी डिजर्विंग होगा कि टू बी पेएबल होगा, वो डिपेंड करेगा इसके सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस पे कि इस एडजेक्टिव का यूज हम किस नाउन या किस प्रोनाउन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बातें मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसे समझ में आएंगी नहीं। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू, एक मिनट, मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू ओ मी मनी, या कुछ भी लिख दूं मान लो, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना, यू ओ मी मनी, हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। मतलब अभी एक्टिव है, अगर हम इसको पैसिव बना दें तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हम ऐसे लिख सकते हैं, आई एम ओड मनी बाई यू, वो लिखना है बाद में लिख लो, नहीं लिखना है छोड़ दो, ठीक है। दूसरा हम मनी को सब्जेक्ट बना के ऐसे भी लिख सकते हैं, मनी इज ओड टू मी बाई यू, लास्ट में लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो वो भी छोड़ दो, ठीक है। ये हो गया, टॉपिक इज नाइस। अब देखो यहां पे समझना, आई एम और आई एम ओड मनी और मनी इज ओड टू मी, ये क्या किया वो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ये जो सेंटेंस हमने लिखा था ना, यू ओ मी मनी, ये एक्टिव था, हमने इसको पैसिव बना दिया। तो हमने इसके दो पैसिव इसलिए बना लिए क्योंकि इसके साथ में दो ऑब्जेक्ट लिखे थे, एक ऑब्जेक्ट लिखा था मी और एक ऑब्जेक्ट लिखा था मनी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जहां पे ओड लिखा है ना, अगर हम इसी को हटाएं और इसकी जगह ड्यू लिख दें तो मुझे लग रहा है मीनिंग चेंज नहीं होंगे और आप सेम बात कह रहे होगे। आई एम ड्यू मनी, ठीक है, मनी इज ड्यू टू मी, बस ये होता है ड्यू। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा ना, ड्यू जो वर्ड है ये है तो बेसिकली एक एडजेक्टिव। ये ओइंग, ओइंग मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये ओइंग टू का सब्स्टिट्यूट होता है तो इसलिए लिख दिया। अदरवाइज आप ध्यान रखना, ये जो ड्यू हम एडजेक्टिव यूज करते हैं ना, ये ओ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ऑड, ठीक है। तो जो ड्यू एडजेक्टिव होता है, ये ध्यान रखना कि ड्यू एडजेक्टिव का मतलब ओड होता है और ये ओ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, जिसे हम मतलब अब ये वर्ब नहीं है, ड्यू वर्ड केवल एक एडजेक्टिव है। अच्छी कोई डिक्शनरी वगैरह होती है उसमें वर्ड ऑरिजिन ढूंढना तो मिल जाएगा, ये सारी बातें दे रखी होती हैं, ठीक है। वैसे मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, एक बार खरीद लो, जिंदगी भर काम आएगी, ठीक है। बाकी अपने कोई भी ले लेना। तो जो ड्यू वर्ड होता है ना, ये ओड का मतलब ओड की ही फॉर्म है, डेरिवेटिव है ओड का, कि ओड हैज बिकम ड्यू ओवर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो जहां पर भी ओड लिखा होता है ना, हम वहां पे इसको रिप्लेस करके इसकी जगह ड्यू लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा आई एम ओड मनी, तो हमने लिख दिया आई एम ड्यू मनी, ठीक है। तो इसका मतलब समवन विल गिव मी मनी, मनी इज ड्यू टू मी। अब यहां पे समझना, मनी इज ड्यू टू मी, आई एम ड्यू मनी, इन दोनों का मतलब क्या है। हमने पढ़ा कि ड्यू का मतलब एक तो होता है टू बी डिजर्विंग, तो अगर मैं लिख दूं आई एम ड्यू मनी तो इसका मतलब हो गया आई डिजर्व, ठीक है, मनी, एक मीनिंग ये हो गया। दूसरा इसका मतलब हम ये भी सकते हैं आई एम टू बी पेड मनी, आई एम टू बी पेड मनी, तो ये मतलब होता है, ठीक है। आई डिजर्व मनी या आई एम टू बी पेड मनी, ये ड्यू का मतलब हो गया। अच्छा, इस सेंटेंस में देखो ड्यू का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें मतलब हो जाएगा मनी इज पेबल टू मी। आई एम ड्यू मनी का मतलब हो गया मनी इज ड्यू, ओड टू मी का मतलब हो गया मनी इज ड्यू टू मी का मतलब हो गया मनी इज पेबल टू मी। तो ये ध्यान रखना कि जो ड्यू होता है ना, इसका मतलब होता है पेबल, लेकिन इसका मतलब पेबल तब होता है जब हम इसका सब्जेक्ट बनाएं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है थिंग, ठीक है। अच्छा, ड्यू का मतलब होता है टू बी पेड या डिजर्व, लेकिन वो इसका मीनिंग तब होता है जब हम सब्जेक्ट बनाएं किसी पर्सन को, जैसे पर्सन का मतलब आई। तो मैं फिर से देखो ये बातें समझ में आएगी, अपना रिवीजन करके देख लेना। मैं फिर से एक बार अब क्लियर ड्यू का यूज करके लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा आई एम ड्यू सम मनी, ठीक है, आई एम ड्यू सम मनी, एक मिनट, आई एम ड्यू सम मनी,
ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया सम मनी इज ड्यू टू मी। तो जो ड्यू वर्ड होता है ना, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ओड। ओड की ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव है, ड्यू एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जब भी हम ड्यू का यूज करेंगे तो ये हमेशा वो पर्सन होगा जिसको पे किया जाएगा। ओ को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो पर्सन वो होता है सब्जेक्ट जो कि पे करेगा। जैसे अगर मैं लिख दूं आई ओ मनी, तो हमने पढ़ा ओ का मतलब होता है हैव टू पे, तो आई ओ मनी का मतलब हो जाएगा आई हैव टू पे मनी, आई हैव टू पे मनी। तो अगर हम ओ वर्ब यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो हमारा सब्जेक्ट, अगर हम ओ वर्ब का एक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो जो सब्जेक्ट होगा ना वो होगा जो पेमेंट करेगा। लेकिन अगर हम ड्यू को सब्जेक्ट बना के इसके साथ में एडजेक्टिव लिख दें, मतलब आई पर्सन को सब्जेक्ट बना के इसके साथ एडजेक्टिव बना दें ड्यू को, तो इसका मतलब हो जाता है वो पर्सन जिसको पेमेंट की जाएगी। तो आई एम ड्यू सम मनी का मतलब है आई एम टू बी पेड, आई एम टू बी पेड मनी। अच्छा, ये मीनिंग इसका तब होता है जब सब्जेक्ट यहां पे कोई पर्सन हो। अगर इसका सब्जेक्ट कोई थिंग हो, जैसे कि यहां पे मनी है, तो इसका मतलब पेबल हो जाता है। सम मनी इज पेबल टू मी, ठीक है। अब अगर ये बातें यहां तक तुम्हें क्लियर हो गई, ये ड्यू यू के जो बेसिक बातें मैं समझाना चाहता था कि जो ड्यू होता है वो ओड की ही थर्ड फॉर्म होती है, और आप इसको यहां पे चाहो तो ड्यू की जगह ओड लिख के समझ सकते हो। सम मनी इज ओड टू मी, ठीक है, आई एम ओड सम मनी। तो बस ये है, जब ये बातें समझ में आ जाए तो ये जो ड्यू और ओ का मतलब इंटर में मतलब एक तरीके से मिंगलिंग है ना, इसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। खैर चलो अब मैं इसको आगे समझाता हूं। अब आते हैं इन क्वेश्चंस पे। जब हम ड्यू टू ओइंग टू की बात करते हैं ना, तो ड्यू टू और ओइंग टू का मतलब यही होता है कि जब हम ड्यू टू का और ओइंग टू का यूज बिकॉज ऑफ के सेंस में करते हैं तो वो जो कंफ्यूजन होता है हम उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हमें वहाँ पे क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए और किस तरीके के वहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं जो कि हमें मतलब नोटिस करने चाहिए। तो देखिए, मैं ये सब आपको डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंसेज लिखे हैं। द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली, डैश इज बैड लेग, दे लॉस द सस्पेक्ट इन द मार्केट, डैश अ ह्यूज क्राउड, दिस कंफ्यूजन इज डैश दैट मैसेज। ये ब्लैंक्स आप लोगों को फिल करने हैं, और ऑप्शन ये तीनों हैं, बिकॉज ऑफ भी है, ओइंग टू भी है, ड्यू टू भी है। हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन आप यूज कर पाओ, हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में आप तीनों यूज कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको पढ़ के सोचने समझने की कोशिश करो। अच्छा, मुझसे पढ़ के लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। अगर ऐसा है तो थैंक्स भाई, क्योंकि मेरा यही काम है। मेरा काम है पहले बच्चों को ये समझाना कि उन्हें कुछ नहीं आता, फिर उसके बाद समझाना, क्योंकि जिन्हें ये लगता है ना उन्हें कुछ आता है वो कभी नहीं सीखते, वो ढीठ हो जाते हैं, वो सीखते नहीं कभी। वो अपनी गलत बात को ना हमेशा सही साबित करने की कोशिश करेंगे, ना वो सीखते हैं ना सिखा पाते हैं। मैं देखिए फिर से आपको याद दिलाता हूं क्या करना है तुम लोगों को। ये मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनमें ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं, ठीक है। उन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू और ड्यू टू। कमेंट योर आंसर्स। चलो आंसर बताओ। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है तुम लोगों की, सही है। ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। बेटा नंबर भी क्वेश्चन का लिख दो कि ये ऑप्शन तुमने कौन से क्वेश्चन के लिए लिखा है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। मुझे लगता है कि तुम लोगों के आंसर देखकर इंग्लिश सीखना तो बहुत आसान है, ठीक है। ये असल में मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताऊंगा, हालांकि मेरे मन की बातें मैं इस तरीके की जनरली बातें अपने को कहने से रोक लेता हूं, लेकिन चलो भावनाएं कई बार डोमिनेट कर जाती हैं।
ये हम इंडियंस का ना दुर्भाग्य है कि हम इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं। नहीं तो इंडिया मुझे लगता है अकेला ऐसा देश होगा दुनिया में जहाँ पे इंग्लिश सीखने वालों से इंग्लिश सिखाने वाले ज़्यादा है। मतलब इंग्लिश सीखने वाले कम है, सिखाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर भी हम नहीं सीख पाते, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। आंसर करो बेटा, ये कमेंट वेमेंट रोको, अपने आंसर करो। चलो अब मैं बताता हूं, ठीक है। तुम लोगों ने बड़ी अच्छी कोशिश कर ली, जिनको कोशिश करनी थी उन्होंने कर ली, जिन बाकी अपना मुंह बाय बैठे हैं वो सोच रहे होंगे आंसर तो बताया जाएगा, हम क्यों कोशिश करें। देखो, हमने अभी क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ओइंग टू और ड्यू टू, इन दोनों ही फ्रेजेस का मीनिंग बिकॉज ऑफ होता है। ये पढ़ा था ना, ये पढ़ा था। तो इसका मतलब चाहे आप ओइंग टू यूज करो या ड्यू टू यूज करो, क्या फर्क पड़ेगा। बिकॉज ऑफ तो तीनों में आना है, तो बिकॉज ऑफ तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो बिकॉज ऑफ जो है ना, ये तो रीजन की और कॉज की जेनरिक प्रिपरेशन है, इसको तो आप किसी हालत में मतलब गलत ठहरा नहीं पाओगे, ये तो हर हालत में सही है। बिकॉज ऑफ तो तीनों में यूज होना ही होना है, मतलब बिकॉज ऑफ को आप किसी में से रिमूव नहीं कर सकते। तो ये जो बिकॉज ऑफ हमने यूज किया बच्चे, ये तो तीनों ही क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है। इशू केवल ओइंग टू और ड्यू टू का है। तो अगर मान लीजिए कहीं पे बिकॉज ऑफ, ओइंग टू और ड्यू टू ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, और आपको कुछ भी डाउट है कि इनमें से कौन सा यूज करूं, कौन सा बोलने में लिखने में यूज करूं, तो डाउट्स किनारे रख के बिकॉज ऑफ यूज कर लेना, बिकॉज दैट इज द जेनरिक प्रिपरेशन ऑफ रीजन एंड कॉज। रीजन एंड कॉज की जेनरिक प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ होती है, ये हर हालत में सही होती है, आप इसको कहीं पर भी यूज कर लो। ड्यू टू और ओइंग टू के लिए थोड़ा सा हमें सीखना पड़ता है, बिकॉज दे हैव गॉट सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस, उनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी हैं और फंक्शनल डिफरेंसेस भी हैं, वो डिफरेंसेस मैं समझा देता हूं। चलिए आइए, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा, बिकॉज ऑफ सब में आ सकता है। बिकॉज ऑफ इज द आंसर ऑफ ऑल दीज थ्री क्वेश्चंस। ओइंग टू अगर ड्यू टू की बात करें तो उसके लिए मैं चाहूंगा एक छोटा सा मतलब लॉजिक है, उसको समझ लें। देखिए, ये जो मैंने तीनों आपके क्वेश्चंस लिखे थे ना, अब हम इनको इंडिपेंडेंटली डील करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली बिकॉज ऑफ हिज बैड लेग, सॉरी। तो ये हमारा वही सेंटेंस हो गया जो अभी हमने स्लाइड्स पे क्वेश्चन नंबर 1 था। तो यहां पर मैं लिखा, द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली बिकॉज ऑफ हिज बैड लेग। बैड लेग का मतलब पैर में चोट लग गई, या मतलब कुछ कमी है जिस पैर में, उस पैर की वजह से वो धीरे चल रहा था, ठीक है, ये हमने बताया। अब इस क्वेश्चन को लेकर मैंने मतलब इस सेंटेंस को लेकर मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे कि ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली बिकॉज ऑफ हिज बैड लेग, इसका हम मतलब क्या माने। वॉज हिज बैड लेग द रीजन वाई ही वॉज वॉकिंग स्लोली, क्या बैड लेग उसकी वो रीजन है जिसकी वजह से वो स्लो चल रहा है, ठीक है, या वॉज हिज बैड लेग वॉज द कॉज विच मेड हिम वॉक स्लोली, कि उसकी जो बैड लेग है, ठीक है, वो कॉज है जिसकी वजह से वो तेज नहीं चल पा रहा है, ठीक है, विच मेड हिम वॉक स्लोली। क्या कहोगे बताओ, बैड लेग को आप इस पर्सन के क्या मानोगे, रीजन जिसकी वजह से वो धीरे चल रहा है कि उसके पैर को दिक्कत ना हो, उसके पैर में और कोई परेशानी ना बढ़ जाए इसलिए वो स्लो चल रहा है, या जो बैड लेग है वो कॉज है जिसकी वजह से वो तेज नहीं चल पा रहा है चाहकर भी। मतलब वो इंटेंस, मतलब मेरा क्वेश्चन समझना, ये ड्यू टू ओइंग टू इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट, मतलब जैसा तुम आज तक पढ़ते हो इंग्लिश, मैं उन तरीकों को थोड़ा सा सही ही नहीं मानता, क्योंकि वो मन की तसल्ली होते हैं, वो लॉजिकली सही नहीं होते कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उनको समझने की कोशिश करना और समझने के बाद आंसर देने की भी कोशिश करना। हमने सेंटेंस लिखा, द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली बिकॉज ऑफ हिज बैड लेग, ठीक। मैं फिर से देखो आपको बता देता हूँ, मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि ड्यू टू और ओइंग टू में क्या कोई डिफरेंस होता है, और अगर होता है तो वो कहाँ है, कैसे पता चलेगा क्या डिफरेंस होता है ड्यू टू और ओइंग टू में, ठीक है। तो उस डिफरेंस को समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली बिकॉज ऑफ हिज बैड लेग। अब ये जो स्टेटमेंट है, मैं इस स्टेटमेंट को लेकर 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक क्वेश्चन ये, वॉज हिज बैड लेग द रीजन वाई वॉज वॉकिंग स्लोली, क्या बैड लेग ही रीजन थी जिसकी वजह से वो स्लो चल रहा था, मतलब उसका स्लो चलना जो था क्या वो इंटेंशनल था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वॉज हिज बैड लेग द कॉज विच मेड हिम वॉक स्लोली, क्या वो उसकी जो बैड लेग थी वही कॉज थी जिसकी वजह से वो धीरे चल रहा था, मतलब चाह के भी तेज नहीं चल पा रहा था, या जो उसकी बैड लेग थी उसे तेज चलने में मदद नहीं कर रही थी, उसको स्लो कर रही थी। तो अब आंसर तुम्हें यह बताना है कि बैड लेग को तुम क्या मानोगे,
देखो ये जो बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा इज बैड लक। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि इस सेंटेंस को पढ़ के तुम उसकी बैड लक को किस कैटेगरी में रखोगे, कैटेगरी ऑफ रीजन या कैटेगरी ऑफ कॉज। रीजन एंड कॉज में डिफरेंस होता है, नाउन में तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्लासरूम में भी पढ़ाया गया है, ठीक है, और ऑनलाइन बैचेज में भी पढ़ाया जाता है कि कॉज इज व्हाट मेक समथिंग हैपन, ठीक है, और रीजन इज जस्टिफिकेशन, मतलब जब हम कोई काम करते हैं तो हमने क्यों किया, उसका जो जस्टिफिकेशन होता है वो रीजन होता है। मतलब रीजन हैज गॉट सम एक्सप्लेनेशन, रीजन हैज गॉट सम जस्टिफिकेशन, कॉज डजंट हैव एन एक्सप्लेनेशन और डजंट हैव अ जस्टिफिकेशन। तो ये जो बैड लेग है हम इसको क्या माने, हम इसका रीजन मान लें कि भाई अपने बैड लेग की वजह से वो पर्सन धीरे धीरे चल रहा था, तेज नहीं चल रहा था, वो नहीं चाहता था कि उसके पैर में और ज्यादा कोई खराबी हो जाए, ठीक है। या फिर हम ये मान लें कि उसकी जो बैड लेग थी वो कॉज थी जिसकी वजह से वो चाहकर भी तेज नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उसकी बैड लेग उसको तेज चलने में मदद नहीं कर रही थी। ये अच्छा लगता है कि मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में ना हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन जब समझने की नौबत आती है ना तब लोगों का मतलब क्या मतलब चांद तारे नजर आ जाते हैं उन्हें, ठीक है, हाँ, फिर उनकी छुट्टियां खड़ी होती है, फिर वो भागते हैं। तो अच्छा लगता है कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस को तुम रिस्पॉन्ड करते हो और आंसर बताते हो। इंग्लिश सीखनी सबको है, समझनी समझनी किसी को नहीं है। चलो बढ़िया है, मैं बता देता हूं दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो सेंटेंसेस के मीनिंग्स होते हैं ना, दे डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, वो डिपेंड करते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हम इंग्लिश को ऑब्जेक्टिवली पढ़ रहे होते हैं, हम रियल टाइम में लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहे होते। जब हम कोचिंग ले रहे होते हैं, हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं, हम एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होते हैं, तो हम इंग्लिश को डील कर रहे होते हैं ऑब्जेक्टिवली, या हमें डील करना चाहिए वहां पे ऑब्जेक्टिवली। अच्छा, जो लोग सब्जेक्टिव हो जाते हैं वही गलत ऑप्शन टिक मार के आते हैं, और पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद में भी वो गलत ऑप्शन टिक मारते रहते हैं, क्योंकि वो हर जगह सब्जेक्टिव हो जाते हैं, वो बस वही देखना सुनना समझना चाहते हैं जो उनका माइंड उनको प्रोजेक्ट करके दिखा देता है। तो आंसर ये है कि दोनों में से कोई भी वजह हो सकती है। भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन इसलिए धीरे चल रहा था क्योंकि उसके पैर में कोई दिक्कत थी, कोई खराबी थी, और वो नहीं चाहता था कि मामला और ज्यादा खराब हो जाए, ठीक है, तो इस रीजन की वजह से वो धीरे चल रहा था। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हिज बैड लेग वाज द कॉज, कि उसके धीरे चलने के जो मतलब कॉज था वो बैड लेग थी, नहीं चाह के भी, मतलब वो चाहकर भी तेज नहीं चल पा रहा था। अब देखो होगा क्या, अगर हम बैड लेग को उसका रीजन मान लेंगे तो उसका जो स्लो चलना है ना, ये हो जाएगा इंटेंशनल एक्शन। वॉज वॉकिंग स्लोली हो जाएगा इंटेंशनल एक्शन। इंटेंशनल का मतलब विच इज परफॉर्म्ड नोइंगली, जो उसने जानबूझ के परफॉर्म किया। अच्छा, अगर हम कॉज मान लेंगे तो ये इंटेंशनल एक्शन नहीं होगा, ये वो पर्सन परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट इट इज अ हैपनिंग दैट इज हैपनिंग टू हिम, मतलब ये एक ऐसा इवेंट हो जाएगा जो उसके साथ हो रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस होगा। अब अगर ये रीजन है, अगर ये रीजन है, आपको लगता है इट इज अ रीजन, तो आप इसको लिखो ओइंकू के साथ। अब मैं डिफरेंस फैला रहा हूं, और अगर लगे ये कॉज है तो इसको लिखो ड्यू टू के साथ। अब हमें पता है कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इधर इज करेक्ट, तो हम चाहे इसको ऐसे लिख दें, मतलब हमें पता है कि ये दोनों ही हो सकता है, तो अगर ये दोनों ही हो सकता है तो आप इसको जैसे चाहे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिफरेंस यही होगा जो मैंने समझा दिया। देखो, द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली owing to his bad leg, ठीक है, द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली, द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली ड्यू टू his bad leg, ड्यू टू his bad leg। तो ये जो ड्यू टू ओइंग टू का बेसिक डिफरेंस है ना भाई, ये है। अगर हम ओइंग टू लिख रहे हैं तो इसका मतलब वी आर गिविंग द जस्टिफिकेशन ऑफ सम डूइंग, वी आर गिविंग द जस्टिफिकेशन ऑफ सम डूइंग, हम किसी काम के किए जाने को जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम ड्यू टू लिख रहे हैं तो इसका मतलब वी आर नॉट गिविंग द जस्टिफिकेशन, वी आर स्टेटिंग द कॉज ऑफ समथिंग, हम किसी काम के होने के कॉज को रेफर कर रहे हैं। तो अभी ये मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी बेसिकली स्टार्ट यहां से। तो ये बेसिक डिफरेंसेस आपको यहां से पकड़ने शुरू कर देने हैं कि ड्यू टू का हम यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू रेफर टू द रीजन ऑफ सम डूइंग,
डूइंग का मतलब किया जाना। जब हमें किसी काम के किए जाने के रीजन को रेफर करना हो देन वी यूज ओइंग टू। अच्छा, ड्यू टू का हम यूज करते हैं टू रेफर टू द कॉज ऑफ सम हैपनिंग, कॉज ऑफ सम हैपनिंग। तो अब यहां पे क्या हमें पता है कि जो बैड लैग है वी कैन पुट इट इन इधर काइंड ऑफ कैटेगरी, हम उसको कॉज की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, वॉकिंग नहीं लिखा आपने सर, एक में वॉकिंग कहाँ लिखे? अच्छा, वॉकिंग नहीं लिखा है, चलो कोई नहीं बेटा लिख लो, ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। हाँ, ही वॉज वॉकिंग स्लोली ओइंग टू हिज बैड लक। तो है पता क्या, अगर हम ओइंग टू लिख रहे हैं इट मींस वी आर रेफरिंग टू द रीजन जस्टिफिकेशन ऑफ सम काइंड ऑफ डूइंग। कोई काम किया गया और उस काम के करने का जो जस्टिफिकेशन है वो हम ओइंग टू प्रीपोजिशन के साथ में मेंशन करते हैं, ठीक है। अगर हम ड्यू टू लिख रहे हैं देन वी आर रेफरिंग टू द कॉज, वी आर स्टेटिंग द कॉज ऑफ सम हैपनिंग। कोई काम हुआ है और उसके होने का कॉज क्या हम वो स्टेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो ये एग्जांपल हमने डिस्कस किया है कि हम इसको इधर वे जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई बैड लेग जो है वो उसके स्लो चलने का रीजन भी हो सकती है, वो इंटेंशनली स्लो चल रहा है अपनी बैड लेग की वजह से, और कॉज भी हो सकता है कि बैड लेग की वजह से वो चाह के भी तेज नहीं चल पा रहा। तो यू कैन यूज हियर ड्यू टू और ओइंग टू इधर। खैर अगले एग्जांपल पे आ जाते हैं। तो वो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी जिसमें मैंने आपसे कहा था ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ का यूज करो, उसका सेकंड क्वेश्चन आ गया, दे लॉस्ट द सस्पेक्ट इन द मार्केट बिकॉज ऑफ ह्यूज क्राउड। ये है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ, समझने की कोशिश करना। 50% क्लियर हो गया बेटा, 100% हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे पढ़ाना आता है और तुम्हें पढ़ना आता है तो आज के बाद ड्यू टू ओइंग टू में तो कोई कंफ्यूजन बचेगा नहीं, या फिर अगर मुझे पढ़ाना नहीं आता या फिर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तब तो फिर ऐसे गोलमाल चलता रहेगा। तो देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे लॉस्ट द सस्पेक्ट इन द मार्केट बिकॉज ऑफ अ ह्यूज क्राउड। डन। फिर से दो क्वेश्चन मैंने पूछे, इज द ह्यूज क्राउड द रीजन व्हाई दे लॉस्ट द सस्पेक्ट? क्या ह्यूज क्राउड वो रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने सस्पेक्ट को गुम कर दिया? मतलब कोई सस्पेक्ट है, मान लो कुछ पुलिस मैन है उसका पीछा कर रहे हैं, ठीक है, और मार्केट में एक जगह पे इतनी भीड़ थी कि वो उसको देख नहीं पाया, वो कहां चला गया, ठीक। तो अब हम उस भीड़ को क्या माने? इज द ह्यूज क्राउड द रीजन व्हाई दे लॉस्ट द सस्पेक्ट? क्या ये रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने उसको खो दिया? और इज अ ह्यूज क्राउड द कॉज, या ह्यूज क्राउड जो है वो कॉज है विच मेड देम लूज द सस्पेक्ट, जिसकी वजह से उनका सस्पेक्ट जो है वो गुम गया? आंसर बताओ जो पूछ रहा हूं उसका। अब इसको क्या मानोगे? ह्यूज क्राउड को रीजन मानोगे जिसकी वजह से उन्होंने गुम कर दिया सस्पेक्ट को, ठीक है, या ह्यूज क्राउड को कॉज मानोगे जिसकी वजह से वो गुम हो गया? मतलब जो मैं पूछ रहा हूं वो नहीं तुम्हें बताना है, दुनिया भर की इधर उधर की करवा लो। अब जो पूछ रहा हूं वो बता दो, ये ह्यूज क्राउड इज द रीजन, ठीक है, इज द ह्यूज क्राउड द रीजन व्हाई द लॉस्ट द सस्पेक्ट? क्या ये ह्यूज क्राउड रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने गुम कर दिया कि जाओ भाई गायब हो जाओ? और इज द ह्यूज क्राउड द कॉज विच मेड देम लूज द सस्पेक्ट? या ह्यूज क्राउड वो कॉज है जिसकी वजह से उनका सस्पेक्ट मिस हो गया? अब वो कह रहा दोनों ही, बस दोनों ही। ये कॉज है केवल, ये केवल कॉज है, सो ड्यू टू आंसर है। मैं भी समझा देता हूं, देखो, दे लॉस्ट द सस्पेक्ट ड्यू टू अ ह्यूज क्राउड। तो ये आंसर है सही, और अगर ओइंग टू लिख दोगे तो हो जाएगा गलत। दे लॉस्ट द सस्पेक्ट, they lost the suspect owing to a huge crowd, जो भी है। तो यहां पे जो owing to है ना, ये हो जाएगा गलत, ठीक है, और ये जो ड्यू टू है ये हो जाएगा सही। गलत सही की वजह मैं बता देता हूं। ह्यूज क्राउड इज नॉट द रीजन ऑफ लूजिंग द सस्पेक्ट बट इट इज अ कॉज। मान लो हम किसी का पीछा कर रहे हैं और वो भीड़ में चला गया, तो हमने थोड़ी उसको इंटेंशनली गुम कर दिया, वो भीड़ की वजह से वो पर्सन गुम हो गया, तो द क्राउड इज द कॉज विच मेड हिम लूज।
द क्राउड इज नॉट द रीजन, मतलब ऐसा थोड़ी कि भीड़ है तो हम अपने जो सस्पेक्ट है उसको देखना छोड़ देंगे या हम उसको ढूंढना छोड़ देंगे या हम उसका पीछा करना बंद कर देंगे कि भाई भीड़ आ गई चलो छोड़ो, ठीक है, भीड़ की वजह से छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। सो इट इज द कॉज कि ऐसा हो गया, इट इज अ काइंड ऑफ हैपनिंग। तो इस सिचुएशन में अब केवल ड्यू टू सही होगा, कॉज मतलब अब केवल आपका ड्यू टू ही सही होगा, ओइंग टू अब गलत है यहाँ पे। कॉज ऑफ किया था ना, तो ये कॉज है, मतलब देखो बेसिक सेंस तो आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब आप जिस बात को कहना चाह रहे हो वो बात तो पहले पता होनी चाहिए ना। आप जिस सेंटेंस को सही करना चाह रहे हो या जिस सेंटेंस को गलत करना चाह रहे हो वो सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट को डील कर रहा है ये तो पहले पता होना चाहिए ना। हम कॉन्टेक्स्ट के बगैर बुक्स में क्या लिखा है, इस बुक में क्या लिखा, उस बुक में क्या लिखा, ठीक है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक में क्या लिखा, उसकी बुक में क्या लिखा है, एंड वी हैव गैदर्ड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हमने दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली और उस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में हम झाड़ पे टंगे टंगे घूम रहे हैं। ऐसे नहीं बच्चे, आप पहले सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझो कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कहना चाह रहे हो वो है क्या, तभी तो सही गलत आंसर बता पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, ऑल दिस कंफ्यूजन इज बिकॉज ऑफ दैट मैसेज। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट स्लाइड, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी उस पर ये थर्ड क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में हमें ड्यू टू ओइंग टू का ब्लैंक मतलब फिल करना था, ड्यू टू ओइंग टू का यूज करके। अब मैंने लिखा ऑल दिस कंफ्यूजन इज बिकॉज ऑफ दैट मैसेज, ये एक स्टेटमेंट हो गया, और हमने पढ़ा कि बिकॉज ऑफ इज ऑलवेज करेक्ट, बिकॉज ऑफ जो होता है वो हमेशा सही होता है, वो कभी गलत नहीं होता, तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी सही होगा। अब हमने लिखा ऑल दिस कंफ्यूजन इज बिकॉज ऑफ दैट मैसेज, ठीक है, इसको लेकर भी मेरे वही दो क्वेश्चन है। इज दैट मैसेज द रीजन वाई दिस कंफ्यूजन एग्जिस्ट, क्या ये जो कंफ्यूजन है उसके एग्जिस्ट करने का रीजन है ये मैसेज, कि मतलब भाई ये मैसेज है इसी वजह से कंफ्यूजन है, और इज दैट मैसेज द कॉज, या वो जो मैसेज है वो एक कॉज है विच क्रिएटेड दिस कंफ्यूजन, जिसने ये कंफ्यूजन क्रिएट किया। अब क्या मानोगे, हम इसको क्या माने, मतलब हम दैट मैसेज को एक कॉज माने कंफ्यूजन का, ठीक है, कि उसने क्रिएट कर दिया कंफ्यूजन, या हम रीजन माने कि भाई ये कंफ्यूजन सब इसलिए है क्योंकि ये मैसेज है। बहुत ऐसे नहीं होता बेटा, इतना आसान में क्वेश्चन से पता नहीं तुम लोग सोचना नहीं चाहते हो क्या। ये जो बच्चे कुछ, मैं एक चीज बता देता हूं, इस तरीके के कॉन्सेप्ट समझने के लिए लैंग्वेज के बेसिक्स पहले हमारे क्लियर होने चाहिए छोटे मोटे। अभी इसमें से कुछ बच्चे हैं जो रीजन और कॉज को समझ नहीं पा रहे, देखो मैं उन्हें एक बार बता देता हूं, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो भी रीजन कॉज को नहीं समझ पा रहा तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम लोग असल में कॉज को रीजन चिल्ला रहे हो। रीजन इज व्हाट जस्टिफाइज सम डूइंग। मान लो हमने कोई काम किया और हमने क्यों किया उसका जस्टिफिकेशन क्या है, वो है रीजन। अच्छा, कॉज क्या होता है, कॉज इज व्हाट मेक समथिंग हैपन, कॉज इज व्हाट मेक समथिंग हैपन। कॉज इज व्हाट मेक्स समथिंग हैपन, और कॉज इज व्हाट क्रिएट्स समथिंग। कॉज वो होता है जो किसी चीज को क्रिएट कर देता है या किसी चीज को हैपन करता है। तो अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, वो हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, कॉज और रीजन का डिफरेंस समझने के लिए वो क्या कर रहे हैं, हिंदी का ट्रांसलेशन कर रहे हैं और उसी में भी लटके पड़े हैं। रीजन बच्चे वो होता है जैसे हमने कोई काम किया तो हमने क्यों किया, तो वो जो क्यों का रिप्लाई है जस्टिफिकेशन है कि भाई यू डिड समथिंग, व्हाई डिड यू डू इट, तो वो जो जस्टिफिकेशन है वो रीजन है। अच्छा, कॉज होता है वो जस्टिफिकेशन नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉज डजंट हैव अ जस्टिफिकेशन, रीजंस डू हैव, रीजंस में जस्टिफिकेशन हमेशा होता है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रीजन मान लेंगे तो हमें पता है क्या मानना पड़ेगा, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि कंफ्यूजन इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि ये मैसेज है, अगर ये मैसेज नहीं होता तो ये कंफ्यूजन नहीं होती। लेकिन हमें पता है ये इलॉजिकल ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर हम कॉज मान लेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो मैसेज है ना इसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, अगर ये मैसेज नहीं रहा होता तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुई होती। तो एक्चुअली इट इज द कॉज, इट इज द कॉज, ये कॉज है, ठीक है, कि मैसेज जो है वो कंफ्यूजन का कॉज है, उस मैसेज ने ही क्रिएट किया है कंफ्यूजन को।
तो अगर ये मैसेज कॉज है, रीजन नहीं है, तो ड्यू टू यूज कर लो। ऑल दिस कंफ्यूजन इज ड्यू टू दैट मैसेज। ठीक है, तो वो जो हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थे, कॉज होगा बच्चे, बिल्कुल ये कॉज है, बिकॉज द मैसेज हैज क्रिएटेड इट। ठीक है, तो देखो फिर से एक बार बताऊं, समझाता हूं बात को, पूरा ध्यान से सुनना। जो ओइंग टू, ड्यू टू हमारे प्रिपोजिशनल फ्रेजेस हैं, दे कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर समटाइम्स, मतलब हम कई बार उनको एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं, दो दे हैव गॉट सम डिफरेंसेस इन द मीनिंग्स। ठीक है, सिमेंटिक्स के मीनिंग उनके मतलब जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं वो, लेकिन खैर हम ऑब्जेक्टिव होकर पेपर को पढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव होकर हमें आंसर देने होते हैं, कॉन्टेक्स्ट के लिए हम वहाँ पे खुद तो प्रेजेंट होते नहीं है फर्स्ट हैंड में। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, आप ओइंग टू और ड्यू टू में से किसी का भी यूज कर लोगे, इधर इज करेक्ट। ट्रांसलेशन मत करना, मैं हर बार मना करता हूँ, ये बदतमीजी छोड़ दो, इंग्लिश सीखनी है तो। ठीक है, दूसरा डिफरेंस कहाँ पे होता है कि जब हम ड्यू टू यूज करते हैं, देन वी आर रेफरिंग टू द कॉज। ड्यू टू का यूज करने का मतलब होता है कि हम एक कॉज बता रहे हैं, जिस कॉज की वजह से कोई सिचुएशन या कोई इवेंट हैपन हुआ है। ठीक है, अच्छा, ओइंग टू जब हम यूज करते हैं तो हम कॉज को नहीं रेफर कर रहे होते हैं, हम रेफर कर रहे होते हैं टू द रीजन। वी आर रेफरिंग टू द रीजन बिकॉज ऑफ विच समथिंग वॉज डन, जिसकी वजह से किसी काम को किया गया, मतलब समवन हैज डन समथिंग फॉर सम रीजन एंड दैट रीजन इज स्टेटेड विद द प्रिपोजिशन बिकॉज ऑफ और ओइंग टू। ठीक है, ये डिफरेंसेस होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नाउ हाउ डू वी नो, हमें पता कैसे चलता है कि ये रीजन है, कॉज है? तो भैया ये तो कॉमन सेंस अपना यूज करना पड़ता है, बाकी आसान तरीका जो मैं समझा रहा हूँ इसका आप यूज कर सकते हो। कि जैसे मान लो ये स्टेटमेंट हमने लिखा है, ऑल दिस कंफ्यूजन इज बिकॉज ऑफ दैट मैसेज, देन यू आस्क दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। आप अपने से ये क्वेश्चन पूछो, इज दैट मैसेज द रीजन व्हाई दिस कंफ्यूजन एग्जिस्ट? क्या ये मैसेज वो रीजन है जिसकी वजह से कंफ्यूजन एग्जिस्ट कर रही है? और इज दैट मैसेज द कॉज विच क्रिएटेड दिस कंफ्यूजन, या ये मैसेज वो कॉज है जिसने ये कंफ्यूजन क्रिएट किया है? देन यू विल कम टू द नो द आंसर, यू विल कम टू नो द आंसर। अगर ये क्वेश्चन अपने से पूछोगे तो आंसर जान जाओगे कि भाई रीजन तो नहीं है, ठीक है, ये तो कॉज है जिसने क्रिएट कर दी कंफ्यूजन। तो अगर ये कॉज है देन ड्यू टू, और अगर ये रीजन होता जो कि ये नहीं है तो ओइंग टू होता। डन, बात अभी खत्म नहीं हुई है, अगली स्लाइड पे जाते हैं। तो ये है आंसर आपके जो हमने इतनी देर में सीखे ना। दिस कंफ्यूजन इज ड्यू टू दैट मैसेज। ठीक है, दे लॉस्ट द सस्पेक्ट इन द मार्केट ड्यू टू अ ह्यूज क्राउड, द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली ओइंग टू ड्यू टू हिज बैड लेग। अब इसको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं, अभी हम और भी बातें डिस्कस करेंगे। ये डिलीट नहीं करना, मैं इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखूंगा प्लीज। अब क्यों इतना गिड़गिड़ा रहा है? मैं कौन सा डिलीट करता हूं? मैं डिलीट करता नहीं हूं। वो जो पिछला वीडियो था ना भाई, मैं बता देता हूं, तुम लोग पता नहीं कैसे हो, जो हमने लास्ट वीडियो डिस्कस किया था, जिस प्रैक्टिस क्लास थी जिसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें असल में था क्या, उस दिन मेरा दिमाग था थोड़ा सा चकराया हुआ। ठीक है, एक्चुअल में मैं काफी उस समय डीपली ना कोई एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा था, और तभी वीडियो का टाइम हो गया तो मुझे इस पर आना पड़ गया। तो उसमें एक तो क्वेश्चन था, उसका इंटरप्रिटेशन मेरे से गलत हुआ, तो वो मुझे डिलीट करना था। ठीक है, एक वजह। दूसरी वजह क्या रही कि उसमें जो मैं एडिट कर रहा था ना, जैसे एडिटर होता है यूट्यूब पे जिससे आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हो, तो हम जो शुरू में बातचीत करते हैं ना इधर उधर की क्लास स्टार्ट होने से पहले, मैं उसको हर एक वीडियो में लगभग अब डिलीट कर देता हूँ कि वो शुरू की बात है वो हट जाए। मान लो कोई बच्चा रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेगा, वो तो शुरू के 2-3 मिनट होते हैं, अपने क्यों खराब करे। अच्छा, उसमें क्या हुआ ना, वो एडिट गलत मेरे से मतलब हो गया, मतलब एडिट होता ना जहाँ तक करना था उससे ज़्यादा हो गया, तो फिर मैंने इसलिए फिर वो वीडियो ही खराब हो गया, अब क्या करते, तो फिर मैंने उसको हटाई दिया। तो ये डिलीट विलीट नहीं होगा, यहीं अपलोड रहेगा, बाद में खूब घुमा फिरा के अपना देखना, पढ़ना, सीखना, समझना। आ जाओ। खैर, अब मैं देखो समझाने जा रहा था फिर से काम की बातें। अब इस कॉन्सेप्ट को और आगे लेकर आते हैं। रीजन तक क्लियर, ठीक है, कॉज तक क्लियर, अब उससे आगे बढ़ते हैं। काम की बात क्या, मैं फिर से बताता हूं कि ड्यू वर्ड इज एन एडजेक्टिव। ड्यू वर्ड एक एडजेक्टिव होता है, और ओइंग टू जो होता है ये एक प्रिपरेशन होती है। मैं ये बात अगर तुम मान सकते हो तो अच्छी बात है, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो ऐसे ही मान लो, नहीं मानना है तो फिर मैं बता देता हूँ, डिक्शनरी में कंसल्ट कर लेना। ठीक है, ये जो ओइंग टू है ना, इसको ये आपको एज इंडिपेंडेंट एंट्री डिक्शनरी में मिल जाएगा। मतलब ओइंग टू को अगर आप सर्च करेंगे ना, तो ओइंग सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप ओइंग टू सर्च करेंगे तो डिक्शनरी में ये एक सेपरेट एंट्री मिलेगी एज अ प्रेपोजिशन। लेकिन जो ड्यू टू है वो एज अ प्रेपोजिशन डिक्शनरी में कहीं एंट्री मिलेगी नहीं, बिकॉज ड्यू टू इज नॉट अ प्रेपोजिशन, ड्यू इज जस्ट एन एडजेक्टिव। ठीक है, होता क्या है कि देखिए,
जब हम कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं ना, जैसे मैंने लिखा दे आर प्रोन, ठीक है, दे आर, एक मिनट प्रॉप लिख गया, मान लो हमने लिखा दे आर प्रॉन, या हमने लिखा दे आर सुटेबल, या हमने लिखा दे आर कमिटेड, तो हम भले बोलचाल में अपना इतने पे बात को खत्म कर दें, लेकिन ये सेंटेंसेस इनकम्प्लीट हैं। दे आर प्रोन टू व्हाट, ही इज सुटेबल फॉर व्हाट, ठीक है, दे आर कमिटेड टू व्हाट। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये अपने पूरे मीनिंग को कन्वे करने के लिए, अपने कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स रिक्वायर करते हैं। तो ये जो हम इसके साथ टू लिख रहे हैं, इसके साथ में फॉर लिख रहे हैं, इसके साथ में टू लिख रहे हैं, तो ये कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं बन गई। प्रोन टू कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं हो गई, सुटेबल फॉर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं हो गई। प्रोन इज एन एडजेक्टिव, सुटेबल इज एन एडजेक्टिव, कमिटेड इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। एंड दिस एडजेक्टिव रिक्वायर्स समथिंग टू रिलेट टू। भाई आप प्रोन हो तो किसके रिलेशन में, आप सुटेबल हो तो किससे रिलेशन में, आप कमिटेड हो तो किसके रिलेशन में, तो रिलेशन सेट प्रीपोजिशन करेगी। तो जो ड्यू वर्ड होता है ना, दैट इज एन एडजेक्टिव, लेकिन उसके साथ में हमें उसको रिलेट करने के लिए हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे यूज टू होता है कि हम उसके साथ में टू यूज ही करते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन यूज है तो यूज टू व्हाट, तो ये वैसे हो गया। तो अब मैं जो समझाने चाह रहा था वो काम की बात देखिए, ओइंग टू जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। और ड्यू टू जो है इसमें ड्यू एडजेक्टिव है, टू इसकी प्रीपोजिशन है। क्योंकि इस फ्रेज का मेन वर्ड ड्यू है तो इसके साथ जो हम फ्रेज लिखते हैं ना वो एडजेक्टिव होती है, ठीक। ओइंग टू के साथ जो हम लिखते हैं वो एडवर्ब होती है। अब अगर ये ड्यू टू प्रीपोजिशन होता है तो फिर ये भी एडवर्ब बना ले, नहीं बना सकता। असल में होता है ना, जो आप प्रीपोजिशन यूज करते हो, प्रीपोजिशन का काम देखिए, प्रीपोजिशन की बेसिक सी डेफिनेशन होती है, सबको पता होती है कि प्रीपोजिशंस आर रिलेशन शोइंग वर्ड्स, कि वो रिलेशन शो करते हैं नाउन से प्रोनाउंस का, दूसरे वर्ड से सेंटेंस के। रिलेशन आप कैसे शो करोगे, रिलेशन इन रेस्पेक्ट टू टाइम, रिलेशन इन रेस्पेक्ट टू प्लेस, या रिलेशन इन रेस्पेक्ट टू मैनर, फंक्शन, व्हाटएवर। आप मैनर से रिलेटेड रिलेशन शो करोगे, फंक्शन से रिलेटेड रिलेशन एक्सप्रेस करोगे, प्लेस से रिलेटेड रिलेशन शो करोगे नाउन या प्रोनाउन का, टाइम से रिलेटेड शो करोगे, तो आप रिलेशन किसी तरीके से तो शो करोगे। अब ये जो ओइंग टू हम प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखते हैं ना, ये रिलेशन ऑफ पर्पस, ऑफ रीजन शो करता है। ड्यू टू रिलेशन का वर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। तो ड्यू टू के साथ लिखी गई फ्रेजेज एडजेक्टिव होती हैं, ओइंग टू के साथ लिखी गई एडवर्ब होती हैं। अब यहां पे ये बात मैं कैसे प्रूव करूंगा, क्योंकि यहां तो ओइंग टू और ड्यू टू हम दोनों यूज कर सकते हैं। अब इस बात को कैसे प्रूव करोगे कि ये जो ड्यू टू के साथ लिखी गई फ्रेज है वो एडजेक्टिव बनाएगी, ओइंग टू के साथ लिखी गई एडवर्ब बनाएगी। तो देखो मैं बता देता हूं, ठीक। ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, मैन वॉज वॉकिंग स्लोली ड्यू टू हिज बैड लेग, द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली, ठीक है, which was due to his bad leg, ठीक है। ये एक सेंटेंस लिखा, समझदार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे, मतलब समझदार का मतलब है जिन्होंने लैंग्वेज को, ग्रामर को मतलब समझते हुए पढ़ा है, याद करते हुए नहीं पढ़ा। अच्छा एक दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं, दे were chasing the man which was wearing a coat, ठीक है। they were chasing a man which लिख दिया क्या, चलो who लिखना था, वैसे कोई नहीं, हो सकता है बहुत में से एक को रेफर करना हो, ऐसे भी। तो ये देखो यहाँ पे समझना, ये जो हमने लिखा ना, दे वर चेजिंग द मैन विच वॉज वेयरिंग अ कोट, तो जो विच वॉज वेयरिंग अ कोट हमने लिखा ना, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव क्लॉजेज एडजेक्टिव होती हैं, तो ये एडजेक्टिव है। अब मान लो इसमें से अगर मैं ये विच जो हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस क्लॉज में, इसे, और ये जो वॉज ऑक्सिलरी है इसे रिमूव कर दें, मतलब हम इसे ना लिखें, केवल इतना लिखें वेयरिंग अ कोट। तो जो वेयरिंग अ कोट हमने लिखा ना, अब ये एडजेक्टिव फ्रेज है, मतलब जब यहाँ पे सब्जेक्ट था, मेन वर्ब थी, तो ये क्लॉज थी। अगर हम सब्जेक्ट हटा दें और मेन वर्ब हटा दें, ठीक है, तो इस वेयरिंग को हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल मानना पड़ेगा और फिर ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। तो द मैन, सॉरी, दे वर चेजिंग द मैन विच वॉज वेयरिंग अ कोट, तो विच वॉज वेयरिंग अ कोट एक रिलेटिव क्लॉज है जो कि एडजेक्टिव होती है, ठीक है।
अच्छा, अगर हम इसमें से विच वॉज रिमूव कर दें और केवल इतना लिखें दे वर चेजिंग द मैन वेयरिंग अ कोट, तो भी ये सही होगा। और ये वेयरिंग अ कोट जो होगी ना, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। मतलब वेयरिंग अ कोट एक फ्रेज है, जो एडजेक्टिव फ्रेज है उस मैन को जो कि चेज वर्ब का ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब कर रही है। अच्छा, अगर हम पूरा विच वॉज वेयरिंग अ कोट लिख देंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो वी कैन कन्वर्ट द फ्रेजेस और वी कैन कन्वर्ट द क्लॉजेस विच हैव सम पार्टिसिपल इनटू फ्रेजेस। हम फ्रेजेस को क्लॉजेस को फ्रेजेस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ ग्रेट वर्क, वो कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली विच वॉज ड्यू टू हिज बैड लेग। अभी जो विच वॉज ड्यू टू हिज बैड लेग हमने लिखा ना, ये भी रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव है। जिन बच्चों ने तुम में से रिलेटिव प्रोनाउंस वगैरह पढ़े होंगे वो ये बात जानते होंगे कि विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं स्टेटमेंट पे कमेंट करने के लिए। मान लो हमने कोई स्टेटमेंट दिया, अब उसी स्टेटमेंट पे हम फर्दर कमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, या उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं। तो स्टेटमेंट के लिए जब हम कोई रिलेटिव क्लॉज लिखते हैं तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज होता है कॉमा के साथ, मतलब कॉमा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो विच हमने यूज किया ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये पूरे स्टेटमेंट के लिए यूज हो रहा है। मान लो इसमें से हम विच वॉज रिमूव कर दें, जैसे यहाँ से विच वॉज रिमूव कर दिया वैसे यहाँ से कर दें। तो ये जो हमने लिखा था ना विच वॉज ड्यू टू हिज लेग बैड लेग, वो एक रिलेटिव क्लॉज थी। अब उसमें से विच वॉज हटा दिया, जो बच गया ड्यू टू हिज बैड लेग वो एक रिलेटिव फ्रेज है, मतलब वो एक एडजेक्टिव फ्रेज है। द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली ड्यू टू हिज बैड लेग। तो ये जो ड्यू टू हिज बैड लेग है ना, ये एडजेक्टिव फ्रेज है और ये एडजेक्टिव फ्रेज इस स्टेटमेंट के ऊपर एक कमेंट है। मतलब हम अपने स्टेटमेंट को जब फर्दर एलिबरेट करना चाहते हैं और उसके लिए रिलेटिव क्लॉज लिखते हैं तो वो रिलेटिव क्लॉज या तो विच रिलेटिव प्रोनाउन के साथ लिखी जाती है या आप उसको फ्रेज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो ये जो हमने ड्यू टू हिज बैड लेग लिखा ना, वो एक एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी, ठीक है। और ओइंग टू लिखेंगे तब तो वाई का रिप्लाई होता ही होता है। भाई मान लो हम ऐसे लिख दें ओइंग टू बैड लेग, तो ये वाई का रिप्लाई है, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन है, ठीक है। ड्यू टू लिखेंगे तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो डिस्क्रिप्शन है इस इवेंट का। चल, बाकी ये तो समझी में आ गया होगा। दे लॉस द सस्पेक्ट इन द मार्केट ड्यू टू अ ह्यूज क्राउड, इसका मतलब देखो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया दे लॉस्ट द सस्पेक्ट इन द मार्केट, ठीक है। दे लॉस्ट द सस्पेक्ट इन द मार्केट विच वॉज, कॉमा लगाना इससे पहले, विच वॉज ड्यू टू अ ह्यूज क्राउड, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द लॉस द सस्पेक्ट इन द मार्केट ड्यू टू अ ह्यूज क्राउड लिखा है, इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख दें, द लॉस द सस्पेक्ट इन द मार्केट विच वॉज ड्यू टू अ ह्यूज क्राउड। अब इसमें से अगर हम विच वॉज रिमूव कर दें, भाई क्लॉज है उसको फ्रेज में कन्वर्ट करके यूज कर लें। लैंग्वेज हमेशा इसीलिए यूज की जाती है, लैंग्वेज पे काम किया जाता है, उसके पीछे लॉजिक यही होता है हम चीज़ों को आसान कर लें, ठीक है। हाँ, ठीक है, कि हम लैंग्वेज को और इजी बना लें, ठीक है, और थोड़ा सा इसको आसान कर लें, थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल बना लें कि दूसरे लोग समझ पाएँ, समझा पाएँ, याद ना करना पड़े, क्योंकि फिर धीरे धीरे लैंग्वेज करप्ट हो जाती है। जब बहुत समय तक लोग लैंग्वेज को सीखते सिखाते रहते हैं बिना लॉजिक के, बिना पर्पस के, मतलब बिना सिर पैर के सीखते सिखाते रहते हैं ना, फिर उस पर्टिकुलर एरिया में लैंग्वेज करप्ट हो जाती है। फिर आने वाली जो लोग होते हैं जो बाद में आके सीखेंगे वो भी अनसंटी सीख जाते हैं। तो हमें सही टीचिंग को इसलिए बरकरार रखना पड़ता है कि जो इसका मतलब लॉजिक्स हैं वो खत्म ना हो जाए ओवर द टाइम, मतलब ऐसा, ठीक है। तो ये जो ड्यू टू है ओइंग टू है, इसका डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा, ये तो साफ ही नजर आ रहा होगा, इसमें तो क्या प्रूव करना कि एडजेक्टिव है नहीं है, ये रही इज लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और ये लिंकिंग वर्ब के बाद में लिखी गई फ्रेज है वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगी, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव ही करते हैं, तो ये ड्यू टू दैट मैसेज एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, ठीक है। तो जो ड्यू टू के साथ हम फ्रेजेस लिखते हैं ना, वो एक्चुअल में एडजेक्टिव होती हैं, ठीक है। जब हम इस तरीके की कोई मेन वर्ब जो लिखी होती है उसके बाद ड्यू टू के साथ लिखी गई फ्रेज लिखते हैं ना, तो हमें वहाँ पे विच वॉज लिख के समझना पड़ता है उस कॉन्सेप्ट को। लिंकिंग वर्ब के बाद में ड्यू टू लिखते हैं तो वो अपने आप ही पता चल जाता है कि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। खैर, अब इतना सब हाथ पैर मार के, ठीक है, लगभग एक घंटे लगभग क्या हो ही गया लगभग, तो एक घंटे सब डिस्कशन करके की पॉइंट्स क्या समझ में आए, क्या हमने सीखने को पाया, ठीक है। तो हमने ये सीखने को पाया, मतलब ये मेन की पॉइंट्स हैं, मतलब आज के लेक्चर से जो हमें समझना चाहिए या जो हमें समझ में आना चाहिए वो की पॉइंट्स ये हैं। ड्यू टू इज यूज टू एक्सप्रेस द डिडक्शन ऑफ द स्पीकर ऑन सम इवेंट। कोई सिचुएशन है, कोई इवेंट है, उस इवेंट को लेकर जो अपना डिडक्शन है मतलब स्पीकर का, कि स्पीकर उसको लेकर उसके बारे में क्या कमेंट कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो हम ड्यू टू के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि ड्यू टू
his job he had no time for his family। ठीक है, जैसे हमने ये लिख दिया, एक मिनट यहां से लिखता हूं पूरा, एक ही सेंटेंस है। जैसे हमने लिखा ड्यू टू हिज जॉब ही हैज लिख दो, जो चाहे लिख दो, हैड नो टाइम फॉर हिज फैमिली। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझना, ये जो हमने लिखी ना फ्रेज ड्यू टू हिज जॉब, इसका उस पर्सन के टाइम होने से नहीं होने से कोई लेना देना नहीं है, ये स्पीकर का अपना कमेंट है। ये जो ड्यू टू हिज जॉब हमने लिखा है ना, ये स्पीकर का अपना कमेंट है इस सिचुएशन या इस इवेंट पे। एक सिचुएशन है कि कोई पर्सन है, उसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं था। ठीक है, इसको सिचुएशन मान लो चाहे इवेंट मान लो कि कोई एक पर्सन जिसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों है, उसके पास क्यों टाइम नहीं है, इसको स्पीकर ने डिड्यूस किया। स्पीकर का मतलब जिसने ओरिजिनली ये बात कही है ड्यू टू हिज जॉब, कि उसको ऐसा लगता है इसको अपने जॉब की वजह से, मतलब अपने जॉब की वजह से इसके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है। हो सकता है वजह कुछ और भी हो, लेकिन इसमें जो हमारे स्पीकर का मतलब जो सब्जेक्ट है ना स्टेटमेंट का ही, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये स्पीकर का अपना डिडक्शन है। तो ड्यू टू का यूज हम करते हैं किसी स्टेटमेंट को लेकर कमेंट करने के लिए स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो हमारे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है वो ही है। ठीक है, तो ये ड्यू टू जो है ना वो इसका पॉइंट ऑफ व्यू रेफर नहीं कर रहा है, ये ड्यू टू रेफर कर रहा है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्पीकर, जो मतलब ओरिजिनली सेंटेंस को कहने वाला पर्सन है उसका। तो ड्यू टू का यूज हम करते हैं एक्सप्रेस द डिडक्शन ऑफ द स्पीकर ऑन सम इवेंट। ठीक है, कोई इवेंट है, कोई सिचुएशन है, उसके ऊपर जब स्पीकर अपना डिडक्शन या अपना मतलब क्या उसने सोचा समझा वो बताता है, तो ड्यू टू का यूज करना पड़ता है। ड्यू टू शुड बी यूज्ड फॉर आफ्टर द वर्ब्स ऑफ स्टेट। जो वर्ब्स ऑफ स्टेट होती है ना, स्टेट वर्ब्स होती हैं जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, तो स्टेट वर्ब्स जो होती हैं उनके साथ में ड्यू टू का यूज किया करो, उनके साथ में ओइंग टू को अवॉइड किया करो, क्योंकि वो एडवर्ब फ्रेज और क्लॉज बनाता है और एडवर्ब फ्रेज क्लॉज इन वर्ब्स के साथ यूज नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे जब हम स्टेट वर्ब्स के साथ में ड्यू टू का यूज करते हैं तो इसका मतलब कॉज्ड बाय होता है, मतलब कॉज को रेफर करता है। ड्यू टू अभी हमने पढ़ा ही था कि ड्यू टू कॉज को रेफर करता है, ओइंग टू रीजन को रेफर करता है। तो ड्यू टू का मतलब वहां पे कॉज्ड बाय होता है, ये भी ध्यान रखना। ओइंग टू शुड बी यूज्ड टू एक्सप्रेस द रीजन ऑफ समवन्स डूइंग। ओइंग टू का यूज हमें तब करना चाहिए जब हमें यह बताना हो कि कोई पर्सन ने कोई काम किया तो उसके पीछे रीजन क्या था। अब जैसे अगर हम यहाँ पे ओइंग टू यूज करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो हम ऐसे लिख दें ओइंग टू हिज जॉब ही हैड नो टाइम फॉर हिज फैमिली, तो इसका मतलब ये रीजन हो गया। ठीक है, ये कि उसके पास फैमिली के लिए टाइम इसलिए था, उसको जॉब करनी थी इसलिए नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि इंटेंशनली ऐसा कर रहा था, जो कि इलॉजिकल होगा। इंटेंशनली ये पर्सन कोई भी नहीं करेगा, उसको मजबूरी में करना पड़ेगा। ही मस्ट बी कॉज्ड टू डू द जॉब। ठीक है, तो ये जो रीजन होता है उसके लिए हम ओइंग टू का यूज करते हैं। उसके बाद में ड्यू टू इज जस्टिफाइबल इन ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशंस। ड्यू टू जो होता है ना वो ऑलमोस्ट हर एक सिचुएशन में जस्टिफाई किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, विच वॉज लिख दो ड्यू टू जस्टिफाई हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ केसेस में हम ड्यू टू को जस्टिफाई कर सकते हैं अनलेस अंटिल द कॉन्टेक्स्ट इज मेड क्लियर इन द सेंटेंस इटसेल्फ, जब तक हम सेंटेंस को उसमें क्लियर ना कर दें। ठीक है, हाँ, जब तक हम सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट क्लियर ना कर दें तब तक हम ड्यू टू या ओइंग टू में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी खैर ये मुझे लगता है टाइम हो गया काफ़ी, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। एक बार तुम इनके आंसर करना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आके समझा दूंगा। ठीक है, मतलब डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट टाइम में। और ये क्वेश्चंस हैं 5 है, मुझे लगता है तुम लोग 5 ही कर लो अभी, बाकी तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम में डिस्कस कर लूँगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ अब तुम लोगों को क्या करना है। ये जो ड्यू टू ओइंग टू हमने सब इतना डिस्कस किया है, इससे जो भी तुम्हें समझ में आया है, ठीक है, उसके बेसिस पर ये 5 क्वेश्चंस हैं। हालांकि ये 5 नहीं है, 20 समथिंग क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो बाकी मैं खुद आके अपने आप समझाऊंगा। ठीक है, लाइव टाइम में डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। ये 5 जो अभी स्क्रीन पर तुम लोगों को दिख रहे हैं, इनके आंसर्स अपने आप कर देना। मैं फिर से बता देता हूँ, यू हैव टू फिल इन दिस ब्लैंक्स यूजिंग ओइंग टू एंड ड्यू टू। ओइंग टू और ड्यू टू का यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। बातें समझ में आ गई हो एक ही बार में, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ गई हो तो अपना यही वीडियो है, इसको फिर से अपने एक बार रिवाइज करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा सब। और उसके बाद में ओइंग टू और ड्यू टू का यूज करना है इसमें। ठीक है, अब वो जो लास्ट वीडियो रिमूव हो गया, वो बेटा एक्चुअल में तुम्हें पता नहीं है तो तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाते नहीं होगे। ठीक है, वो जो डिलीट हो जाता है ना वो परमानेंटली हो जाता है, समझे। वो मुझे दोबारा ही बनाना पड़ेगा कभी। वो है मेरे पास बेटा, स्लाइड है,
तो मैं उसको कभी क्वेश्चंस को फिर से दोबारा डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा टाइम बीता तुम लोगों के साथ में, काफ़ी टाइम भी हो गया, आज वैसे भी सैटरडे में जाके कोई मूवी वगैरह देखूंगा, ठीक है। और 1 घंटे से ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कशन भी कर लिया। मैं हमेशा सोच के आता हूँ आधे घंटे में निपटा के चला जाऊँगा, लेकिन वो 1 घंटा हो ही जाता है। चलो खैर, तुम लोग अपना देखो, एंजॉय करो, और बाकी मैं चलता हूँ। लास्ट वीडियो, अरे सजेस्ट एनी बुक फॉर वोकैब। अब 1 घंटा में चिल्ला चुका हूँ, मेरे से बात मत करवाओ, ठीक है। अभी तो मुझे को बाय करने दो, ठीक है, बाकी मैं सारी बातें फिर मैं कभी कर लूँगा, ठीक है। हाँ, मार्क्स कैसे बढ़ाएं मॉक टेस्ट में? अरे यार, तुम लोग क्या क्या पूछते रहते हैं सर, वोकैबुलरी का कुछ बता दीजिए। सर क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट के सभी विषयों का लाइव क्लासेस टाइम मेरे फ़ोन पर रिप्लाई करें, मैं यूपी स्टेट की तैयारी करता हूँ। क्या करें, क्या करें सर? क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट के सभी विषयों का लाइव क्लासेस टाइम मेरे फ़ोन पर रिप्लाई करें। और क्या, तैयारी तू कर दे, रिप्लाई मैं कर दूंगा। बिल्कुल सही है भाई, हाँ, रिप्लाई तुम करो, और मैं वीडियो बनाता हूँ 12th क्लास के स्टैंडर्ड के, और वो सब तुम्हें भेजूंगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो भाई, अपने आप पढ़ लो ना। एक मूवी का सजेशन दूं, अब तू जल्दी से भाई दे दे सजेशन, फिर उसके बाद ही मैं जाता हूं। जल्दी से बता बेटा, जल्दी से बता कौन सी मूवी कह रहा है। लव यू भाई सभी को। अबे हो गया ना, लव यू, वो पीछे ही पड़ गया हाथ धो के। वो एक मूवी का सजेशन दे रहा था, उससे मूवी का नाम ही नहीं टाइप हो रहा होगा तब तक। अबे सो गया क्या? मूवी का नाम बता रहा था, द कॉल ऑफ द वाइल्ड। ये तो मैंने देखी नहीं कभी। अबे जॉन विक मैंने तीनों देख रखी हैं। जॉन विक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों देख रखी हैं। बॉयकान डिस्प्यूटेड चारों देख रखी हैं, ठीक है, वो सारी देख रखी है बेटा। द मार्जिन कॉल, ये तो नाम ही पहली बार मैं सुन रहा हूँ। मार्जिन कॉल, हाँ चलिए देखता हूँ मार्जिन कॉल। हाँ, अब कब आऊंगा दर्शन देने? मंडे को आता हूँ दर्शन देने, ठीक है। हाँ, आरती वारती तैयार रखना। चलो अच्छा, बाय भैया सभी को, बहुत अच्छा टाइम मिला तुम लोगों के साथ में, ठीक है। और वीकेंड अच्छी अच्छी बातें पढ़ के पढ़ाने का मौका मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो अच्छा टाइम बीता तुम लोगों के साथ में, तुम लोग भी अपना मौज करो, मूवी भी देखो, थोड़ा सा दिमाग को, मतलब मैं हमेशा कहूँगा कि मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे ना, इधर उधर की बातें देखो होने लगी। चलो अभी तुम लोग जाना नहीं चाहते तो मैं बता देता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना जो किताबों में जबरदस्ती घुस जाते हैं। उनको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन है जो किताबों में लिखी होती है उसको सीखना, उसको समझना, उसको रट्टा मारना जिंदगी का सिंगल एम है। ऐसा नहीं है भैया। हम पैसा कमाते हैं ज़िंदगी में, हम नाम कमाते हैं ज़िंदगी में, हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं ज़िंदगी में, तो ये इसलिए होता है कि हम ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएं। मतलब दूसरों के मुकाबले हम बेहतर तरीके से जो ज़िंदगी हमें ईश्वर ने दी है, इन अ होलिस्टिक अप्रोच में कह रहा हूं, हम इसको देख पाएं, समझ पाएं, ठीक है। लाइफ की ब्यूटी, लाइफ की रियलिटी को हम महसूस कर पाएं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, केवल पढ़ाई लिखाई में जबरदस्ती बहुत ज्यादा घुस जाते हैं, इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि उसके अलावा जिंदगी के बाकी एस्पेक्ट से वो मतलब उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। तो मैं उनको सलाह दूंगा, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी चीज है। इस उम्र में जो तुम पढ़ाई लिखाई करोगे उसी से तुम्हारे मतलब फ्यूचर डिसाइड होगा। लेकिन